नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना अवस्थी मोटिवेशनल ऑडियो बुक एंड हिंदी ट्रिकी स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस टाइम सावन चल रहा है, सुबह पूजा पाठ तो चलता ही होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था घटना चक्र का भारतेंदु युग और द्विवेद युग, ये हमारा हो गया था। इसके बाद आज का टॉपिक हमारा है छायावाद। ठीक है, तो आज हम लोग छायावाद को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? छायावाद का प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक है, किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने। ये वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले शब्द आ जाए तो आप मुकुटधर पांडे ही लगाएंगे। ठीक है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा गया है? प्रवर्तक, तो प्रवर्तक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रवर्तक आ जाएगा तो आप जयशंकर प्रसाद जी को लगाएंगे। किसी भी चीज को जो है प्रयोग अगर आए तो आप मुकुटधर पांडे लगाएंगे, अदरवाइज अगर प्रवर्तक आ जाए तो प्रवर्तक में आप जयशंकर प्रसाद लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। चित्रात्मक और भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता विशेषता है? तो छायावाद की है। इसमें जैसे आपने देखा होगा महादेवी वर्मा जी जो थी और तो छायावाद की थी, तो उन्होंने गिल्लू जो थी, आपने देखा ना, गिल्लू एक है, बहुत अच्छी चैप्टर गिल्लू था, तो उसमें चित्र अध्ययन मान लीजिए, गिल्लू का चित्र बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? अभिव्यंजना। किसका? अभिव्यंजना, ये हमारा राइट आंसर है। वैभव, वैभव किसको? रंजना, RANJANA। एक्चुअली मेरा नाम रंजना है ना, तो वैभव रंजना। वैभव किसको चाहिए? रंजना को। फिलहाल सभी को चाहिए। ठीक है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी में श्रद्धा जो है आपके हृदय का प्रतीक है। जैसे इसकी थोड़ी सी ट्रिक है, श्रद्धा, ये देखिए, ध र, श्रद्धा का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक है, कौन सा है? श्रद्धा, हृदय। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को सबसे पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली के रूप में रूपांतरित कर दिया गया? प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में उसके बाद खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो प्रेम पथिक। पथिक जो था पहले ब्रज जा रहा था, उसके बाद में वो खड़ी बोली में कन्वर्ट हो गया। उसने कहा पहले मैं ब्रज जाऊंगा, उसके बाद में जो भी होगा देखा जाएगा, मैं खड़ी बोली में कन्वर्ट हो जाऊंगा। ठीक है, ये सारी रचनाएं जो हैं ये मैं डिटेल से बताऊंगी, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे जी की जो बुक है उसमें बहुत ही डिटेल में दिया गया है सारी चीजें। तो उस वीडियो में मैं जब वो वीडियो बनाऊंगी तो सारी रचनाएं इकट्ठा लेके आऊंगी, तो सारी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से बता दूंगी। इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं ये रचनाएं छोड़ती चल रही हूँ, मैं सिर्फ पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, जिस तरीके के पेपर आते हैं। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इसमें कौन सी नहीं है?
दीप शिखा, ये किसकी है? ये हमारी महादेवी जी की है। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आंगन के पार द्वार, ये किसकी है? ये रचना हमारे अज्ञे जी की है। किसकी? अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? महादेवी वर्मा जी ने। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सौंदर्य सत्ता का राग, देखिए महादेवी वर्मा जी जो थी ये अपने मायके में रहती थी। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। ठीक, इनके हस्बैंड से इनकी बनती नहीं थी। ठीक, तो उसमें सौंदर्य सत्ता, तो ये कहती हैं महादेवी जी कि मैं क्या सौंदर्य करूं, क्या मैं सौंदर्य करूं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा निगेटिव हो गई। केवल सूक्ष्म सौंदर्य का सत्ता का राग कहकर छायावाद का, तो मैं क्या सौंदर्य करूं, तो बस थोड़ा सौंदर्य सत्ता आया तो महादेवी वर्मा जी आप लगा दीजिएगा। ओवरऑल कैसे भी याद होना चाहिए, का मध्यम मतलब ही यही होता। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? महादेवी जी कहती है मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं क्या करूं, मेरे आंखों में सिर्फ नीर ही नीर है। क्योंकि एक्चुअली जब जिन लोगों का दुर्भाग्यवश तलाक वगैरह हो जाता है, पति से दूर रहती हैं और पति के साथ में नहीं रहती हैं, मतलब कोई भी कारणवश जो भी है, तो उसमें जो है वो कहती हैं मैं नीर भरी दुखी की बदली, बहुत ही समस्याओं में होती हैं। ठीक है, तो मैं नीर भरी दुखी की बदली, मैं क्या करूं, महादेवी वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल, आधुनिक मीरा किसको बोला गया है? महादेवी वर्मा जी को। क्योंकि इन्होंने ही इतनी दिक्कतों का सामना किया, उसके बावजूद भी मैं ट्रिक बता रही हूँ, उसके बावजूद भी इतना ये आगे बढ़ गई और साहित्य में इन्होंने अपना नाम रोशन कर दिया। ऐसा हर लेडीज को होना चाहिए। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? तो चिदम्बरा के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है, पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध किससे है? ये तो साफ साफ दिख रहा है, ग्राम्या इन द सेंस ग्रामीण परिवेश। लोक आयतन के रचयिता कौन है? तो लोक आयतन के रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। इसको ऐसे याद कर लीजिए कि लोक में, लोक आयतन, लोक में जो तन है, ठीक है, तन जो है मतलब तन इन द सेंस बॉडी, शरीर, तो सबसे सुंदर किसका था? ये नंदन जी, यानी कि सौमित्र नंदन, सुमित्र नंदन, सुमित्रा के जो नंदन थे उनकी बॉडी सबसे अच्छी थी। लोक तन, लोक में नाम लेने लायक थी। पंत की पहली रचना कौन है? तो पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा है। ठीक है, सब पंत की पहली रचना आया तो पंत की घंटा, यानी हम लोग सबसे पहले मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? सबसे पहले हम लोग घंटा ही बजाते हैं। ठीक है, गिरजे का घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया, बिल्कुल राइट आंसर है। प्रकृति का सुकुमार कहा गया। सुमित्र, सुमित्रा, सुमित्रा का जो नंदन है वो सुकुमार है। क्या है? सुकुमार है। ठीक है, पल्लव पंत की रचना है, बिल्कुल सही है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। पंत भारतेंदु युग के थे, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, ये हमारे छायावाद के थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस छायावादी कवि को
प्रकृति का सुकुमार कहा गया है। सुकुमार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। जो सुमित्रा का नंदन है वो सुकुमार है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? देखिए, रामायणी है, साकेत है, प्रियप्रवास है, पल्लव नहीं है। ठीक है, समझ गया ना? प्री कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। और प्रिय प्रवास किसका है? प्रिय प्रवास हमारे जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का है। और साकेत किसकी है? साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। समझ गए ना आप? ठीक, इसके बाद में है हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए उपयुक्त है? हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए उपयुक्त है? तो ये हमारा है निराला जी। कौन है? निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महाप्राण, देखिए महाप्राण जो है, अगर हम लोगों की दुनिया में सूर्य अगर ना निकले, हमेशा रात ही बनी रहे, तो क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। सूर्य का निकलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत चाहिए। ये हमारे प्रकृति के हैं। ठीक है, तो सूर्य यानी महाप्राण, जब सूर्य निकलेगा तभी हमारे प्राणों में नई संचेतना, नया उमंग जागृत होती है। हम लोग जब रात में सोते हैं तो मॉर्निंग में जब उठते हैं सुबह, तो कितनी उमंगता रहती है कि आज हमारा ये टारगेट है, मैं आज ये काम करूंगा, आज वो काम करूंगी, है ना? तो इस टाइप से महाप्राण कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर है गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? तो गीतिका जो है ये हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, मान लेंगे क्योंकि इनकी बेटी नहीं रही थी ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, तो ये बहुत ही वेदना से भरे हुए थे, तो इनका मान लेते हैं कि इनकी बेटी का नाम जो था वो क्या था? गीतिका। गीतिका नाम बहुत प्यारा है, गीतिका था। ठीक है, निराला का जन्म कहाँ हुआ? निराला का जन्म बंगाल में हुआ था। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इसको ऐसे लिंक कर लेंगे। देखिए, बंगाल ल निराला, निराला बंगाल। साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? तो सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी का हुआ है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का हुआ है। इसको ऐसे याद कर लीजिए। एक तो बेचारे वैसे भी परेशान, उनकी बेटी नहीं रही। दूसरा, बेटी का नाम क्या था? गीतिका। बस ट्रिक है। ठीक है, बेटी का नाम क्या था? गीतिका। ऊपर से लोग उनका और विरोध कर रहे, तो बेचारे कहाँ जाएं? ठीक है, विरोध किसका हुआ? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। उसके बाद है निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? प्रतिपल परिवर्तित बिहु, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यु, कुद्र कपि विषम। यह राम की शक्ति पूजा से, राम की शक्ति पूजा से। कैसे? देखिए, प्रतिपल परिवर्तित व्यू, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यु, कुद्र कपि विषम। राक्षस, इन्होंने राक्षसों का मरण किया था, मतलब इन्होंने राक्षसों को मारा था। ठीक है, किसने? राम भगवान ने, राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट है धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। पंक्ति में किस के जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? धिक जीवन जो आता ही आया विरोध, निराला जी की। कैसे? देखिए, धिक जीवन मतलब क्या? ये जीवन है, मतलब इस जीवन का कोई मतलब है कि मेरी बेटी भी नहीं रही गीतिका। ठीक है, और ऊपर से जो है विरोध ही विरोध चारों तरफ हो रहा है। ठीक है, विरोध किसने किया था? विरोध मतलब किसके लिए किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए। इसमें भी विरोध आ गया, तो विरोध जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। धिक जीवन जो पाता है, क्या मेरा जीवन रह गया, मेरी बच्ची नहीं रही और मैं जिंदा हूं, है ना? लोग ऐसे ही कहते हैं। मुक्त छंद के प्रणेता हैं, तो मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? मुक्त छंद निराला जी। क्यों? जब इनकी बच्ची नहीं रही
तो क्या हुआ, मुक्त इन्होंने क्योंकि जब बच्ची भी नहीं रही तो किसी के बाउंडेशन में तो रहे नहीं, ठीक है, कि ससुराल वाले आएंगे, ये है वो है, तो उन्होंने मुक्त छंद करना स्टार्ट कर दिए, बिल्कुल फ्री माइंड से, कि मेरे मन में जो आएगा मैं वो कहूंगा, वो लिखूंगा, वो करूंगा, अच्छा आए तो बुरा आए तो, ठीक है। तो मुक्त छंद के प्रणेता कौन है, निराला जी हैं। निराला की जूही की कली उदाहरण है, ये है मुक्त छंद से, जूही की कली मुक्त छंद से। क्यों, निराला जी की जो बच्ची थी गीतिका, ठीक है, वो कली थी, कच्ची कली थी, ठीक है, उसको उन लोगों ने मार डाला, किसने, ससुराल वालों ने। बस भैया ये ट्रिक है, ठीक है। रबड़ छंद या केचुआ किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है, ये भी जो है निराला जी की है, ठीक है, निराला जी की है, रबड़ छंद केचुआ, क्योंकि मैंने बताया ना अभी कि उन्होंने मुक्त छंद किए, तो मुक्त उनके मन में जो आया उन्होंने करना शुरू कर दिया, तो उन्हें रबड़ कर दी, केचुआ कर दिया, मतलब कुछ भी करने लगे, ठीक है। और देखिए रबड़ कर दिया, केचुआ कर दिया, कंगारू कर दिया, उनका जो दिमाग में आया उन्होंने वो करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बेचारे इतने परेशान थे। उसके बाद में है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किसने कहा, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध। अब देखिए डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर क्या करेंगे, स्थूल मतलब बहुत ही स्थूल इंसान है, उसको सूक्ष्म कर देंगे, स्थूल मतलब मान लीजिए मोटा ताजा है, उसको दुबला कर देंगे डॉक्टर, ठीक है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किसने कहा, डॉक्टर ने कहा। इसमें से कौन सा उत्तर छायावादी कवि नहीं है, उत्तर छायावादी कवि नहीं है, तो ये हमारा आएगा प्रगतिवाद से स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारा आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे, आ गया, चलिए। हाँ, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है छायावाद की पहली रचना, तो छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना, कौन सी मानी जाती है, झरना, ठीक है। छायावाद की पहली रचना क्या मानी जाती है, झरना, जो कि जो है, इसको कैसे लिंक करेंगे, देखिए छायावाद, छायावाद यानी झरना, बहुत तेज धूप अगर है मान लीजिए, तो झरने में नहाने का मजा नहीं आएगा, ठीक है, जब छाया होगी तो झरने में नहाने का मजा अलग ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, तो रहस्यवाद किसमें होता है, रहस्यवाद ये छाया में होता है, छाया में रहस्य होता है, इसका मतलब क्या है, कैसे कि छाया, अगर किसी पेड़ के नीचे हम लोग हैं तभी तो हम लोगों को छाया लगेगी, ये एक रहस्य है, ठीक है, बस लिंक कर रहे हैं रहस्यवाद छायावाद, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं, कौन सी, देखिए विशेषण विपर्य, फिर है आपका स्वच्छंद भवावेश, ठीक है, उसके बाद में आपका मूर्ति प्रधान, ये ठीक है, ये नहीं है, ये द्विवेदी युग का है, ठीक है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति थी, कौन सी थी, छायावाद, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद की कामिनी की भाषा क्या है, तो कामिनी की भाषा है खड़ी बोली,
कामिनी नाम के बच्चे को स्कूल में काफी खड़ा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? शांति प्रिय द्विवेदी। उपनिषद किसने कहा? शांति प्रिय द्विवेदी। नेक्स्ट है, आंसू है, आंसू है इनमें से कोई नहीं, डी। ठीक है, आंसू क्या है? विरह काव्य, इसमें दिया मुक्तक काव्य नहीं, अतुकांत नहीं, प्रबंध काव्य नहीं, आंसू जो है विरह है। भाई जब कोई रोएगा तो जाहिर सी बात उसको कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का कष्ट होगा ना, विरह होगा ना, तो इसी वजह से वो रोएगा। जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में हैं? तो इसको ऐसे चेक कर लेंगे, देखिए, निहार, रश्मि, नीरजा, ये महादेवी की है, ये तो हो नहीं सकती। उसके बाद में है झरना, लहर, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, ये चारों जो हैं ये जयशंकर प्रसाद की हैं। परिमल निराला की है। ठीक है, और पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ये भी जो है इनकी नहीं है। ठीक है, तो ये राइट आंसर यही वाला है। ठीक है, फिर है आपका निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? जयशंकर प्रसाद किसके नहीं है? तो इसमें जो है ये चारुचंद्र के लेखक जयशंकर प्रसाद जी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा क्या है, ये एक्चुअली दिख नहीं रहा। हाँ, ये है, निहार की रचना कौन सी है? निहार, निहार किसकी रचना है? तो निहार जो है ये महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? ये निहार है। सप्तपर्णा किसकी कृति है? सप्तपर्णा जो है ये महादेवी वर्मा जी की है। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जायसी। अरे ये कहाँ से आ गए? छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना मर्म व्यक्ति है? तो इसमें महादेवी वर्मा जी की है। इनका इनको तलाक वगैरह हो गया था। ठीक है, तेरा वैभव देखूं या तेरा वैभव देखूं या जीवन की क्रंदन देखूं, ये क्या है? महादेवी वर्मा जी का। वो कहती हैं पहले तो तलाक ले लिया, उसके बाद मेरे पास आ रहे हो कि अब तुम्हारा वैभव देखूं कि मैं क्या देखूं, अपना क्रंदन देखूं। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव रहा है? तो यह है कृतिवास रामायण। ठीक है, कौन सा है? कृतिवास रामायण। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव रहा? कृतिवास रामायण, ये तेलुगु में लिखी गई थी। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव रहा है? कृतिवास रामायण। कला और बूढ़ा चांद, ये किसकी है? ये सुमित्रानंदन पंत जी की है। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की है। सुमित्रा का नंद जो है वो बूढ़ा हो चुका है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? ये आपकी पल्लव में हुई थी। ठीक है, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन से हैं? अरविंद दर्शन से प्रभावित सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रा का नंदन किसका फ्रेंड था? अरविंद का फ्रेंड था। ठीक है, आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अपने अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो पंत जी हैं। अरविंद किसका दोस्त था? सुमित्रा के नंदन का। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? ये आपके सुमित्रा का नंदन अरविंद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 82 अरविंद दर्शन। हाँ, सूर्यकांत ये क्या कहा गया? सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। ठीक है, उसके बाद है पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है?
तो पंचवटी निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका काव्य किनके द्वारा रची गई? अनामिका जो है निराला द्वारा रची गई। अपरा, परिमल किस कवि की रचना है? परिमल निराला। अणिमा, अंतरा, ये सब चीजें इन्हीं की 3 रचनाएं थी। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? तो भिक्षुक जो है, भिक्षुक कविता जो है बहुत ही छोटी कविता है। ठीक है, भिक्षुक जो है बहुत छोटी कविता है। जाहिर सी बात है, भिक्षुक जो है छोटी कविता इसलिए है कि जो भिक्षा मांगने जाता है, कोई भी भिखारी भिक्षा मांगने आता तो एक घर खड़ा रहता, फिर दूसरे घर खड़ा रहता। एक घर में घंटों थोड़ी खड़ा रहेगा, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, इससे ऊपर नहीं। निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? तो बादल राग की कविता का संबंध प्रकृति के सौंदर्य से है। प्रकृति के सौंदर्य से। बादल क्या है? बादल प्रकृति है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बादल राग के रचयिता कौन है? निराला है। निराला की अंतिम कविता कौन सी थी? निराला की अंतिम कविता, वो तो आप देखने से जान जाएंगे। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। लास्ट में इन्होंने यही कह दिया कि मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है, विष बुझा हुआ है, मतलब मेरा जीवन विष के समान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 60वां क्वेश्चन। प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र न पंक्ति वाली कविता का संबंध किस कवि से है? तो इन्होंने स्वतंत्र, ये निराला जी की है। ठीक है, इन्होंने कहा प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र न। अब जो है मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अब मंत्रों का जाप करूंगा और मैं अच्छे से जीवन बिताऊंगा। ठीक है, निम्नलिखित में निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? व्यंग जिसमें बोला गया, तो व्यंग क्या है? कुकुरमुत्ता। व्यंग क्या है? कुकुरमुत्ता। देखने से ही लग रहा है कुकुरमुत्ता। किसी वजह से बोल दो, क्या तुम कुकुरमुत्ता हो? तो लड़ाई वड़ाई हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों का हो गया छायावाद चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, घटना चक्र का, और घटना चक्र में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनको मैं धीरे धीरे करके लाऊंगी। और प्लीज जो है वीडियो को लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स में और कमेंट वगैरह कर दिया करिए। और ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लगे रहिए। जय महाकाल।